गीता जी रिया के बार बार कहने पर उसके साथ उसी के बंगले पर चली आई। दोनों ने साथ में लंच किया और फिर रिया का मन हल्का करने के लिए उसे बहुत सी बातें बच्चे के हिसाब से समझाने लगी। शाम को वो अपने बंगले में जाने के लिए निकली और रास्ते से ऋषभ को फोन किया और कहा, बेटा आज जो दिन में हम टेस्ट करवा के आए हैं, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता तुम्हें मेरी सौगंध है, इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी। ये बात सिर्फ हम तीनों के ही बीच रहनी चाहिए। ऋषभ ने कहा, जी माँ। गीता जी ने कहा, घर जल्दी आ जाना और रिया के लिए आते टाइम गोलगप्पे पैक करवा के ले आना। आज उससे मैंने बातों बातों में पूछा था कि उसका क्या खाने को मन करता है, तब उसने बताया था। ऋषभ ने फिर कहा, ठीक है माँ, मैं ले आऊँगा। गीता जी ने फिर कहा, ऋषभ और एक बात, कोर्ट भी जब तक गुनाह साबित ना हो जाए किसी को गुनाहगार नहीं मानती, इसलिए हमें जीवन में थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए और आगे तुम खुद समझदार हो। इतना कहकर गीता जी ने फोन रख दिया। ऋषभ उनकी कही बात पर गहराई से सोचने लगा। उधर समिधा बहुत देर तक अदिति के फोन का वेट करती रही, लेकिन फोन नहीं आया तो उसने खुद ही उसे कॉल किया और पूछा कि सब हो गया ना ठीक से। अदिति ने कहा, तेरी सासू माँ और देवरानी भी यहाँ नहीं आई और ना ही ऋषभ। अदिति की बात सुन समिधा सोच में पड़ गई। तभी उसे गीता जी घर के अंदर आती हुई नजर आई। समिधा उनके पास आई और बोली, माँ आप कहाँ रह गई थी? मुझे आपकी टेंशन होने लगी थी। मैंने जस्ट अभी अदिति को फोन करके पूछा तो उसने कहा कि आप वहाँ गई ही नहीं हैं। गीता जी ने कहा, समिधा तुम्हें अगर मेरी या रिया की चिंता थी तो हमें फोन करना चाहिए था, अदिति को फोन करने का क्या मतलब? गीता जी की ऐसी बात से समिधा एकदम चुप हो गई। वो सोचकर बोली, माँ मैंने आपका फोन ट्राई किया था, लग नहीं रहा था, इसलिए अदिति को कॉल किया। गीता जी ने हम कहा और अपने रूम की तरफ चली गईं। उन्होंने समिधा को आगे कुछ भी पूछने का मौका ही नहीं दिया। शाम को ऋषभ अपने बंगले पर पहुंचा। उसने मेड को गोलगप्पे निकालकर प्लेट में सर्व करने को बोला, खुद ऊपर बेडरूम में आ गया। उसने देखा रिया सो रही है। उसे अपनी माँ की कही बात याद आ गई। उसने धीरे से रिया के पास आकर उसे ब्लैंकेट उड़ाया और उसके हाथों को चूम कर बोला, रिया तुम्हारा मेरा साथ हमेशा बना रहे। तुमने यदि कुछ भी गलत किया तो मैं मर जाऊंगा। मैं कल रात से आज तक में कितनी मौत मरा हूँ, मैं जानता हूँ। कब तुमसे इतना प्यार करने लग गया खुद ही समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान करे मेरा तुम पर विश्वास गलत साबित ना हो। ऋषभ की आंखों से दो बूंद आंसू निकलकर रिया के गाल पर गिर गए। ऋषभ ने धीरे से उन्हें पोंछ दिया और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। ऋषभ के बाथरूम में जाने की आहट के बाद रिया ने आंखें खोली और मन ही मन बोली, ऋषभ आपका विश्वास तो मैं नहीं तोड़ूंगी, ये वादा है, लेकिन मेरे विश्वास को आपने तोड़ दिया है। रिया के मन में भी दिन में गीता जी की कही बातें गूंज रही थीं कि रिश्तों को तूफान से बचाना पड़ता है। ऋषभ जब बाहर आया तो देखा रिया उठ चुकी है। उसने कहा, तुम्हारे लिए गोलगप्पे लाया हूँ, ऊपर रूम में मंगवा लूँ या नीचे खाने जाओगी? रिया ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठाकर कहा, ऋषभ क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मैं आप पर भरोसा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी इतने महीनों से मुझे थोड़ा तो समझने लगे हैं। मैं फिर से आपसे कहती हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व करने से सुलझ जाएगी, वरना कभी कभी ऐसी गांठें पड़ जाती हैं जिन्हें सुलझाने के लिए उन्हें तोड़ना पड़ता है। यदि आपके मन में कुछ भी है तो मुझे बताइए। ऋषभ ने रिया के मासूम से चेहरे की तरफ देखा। उसके दिल और दिमाग में जद्दोजहद चल रही थी। उसने रिया की दोनों बाहों को कसकर पकड़ा और बेबसी से बोला, तुम्हें कैसे बताऊं क्या चल रहा है मेरे मन में? तुम्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में? रिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, विश्वास करके देख लो, वादा है विश्वास टूटने नहीं दूंगी। ऋषभ ने बहुत सोचकर उसे कल रात जो हुआ सब कुछ बता दिया। ऋषभ की बात सुनकर रिया की आंखों से आंसू निकल गए। उसने कहा, इतनी सी बात थी, कल ही पूछ लेते। मैंने आपसे कभी झूठ बोला है क्या? सच बता देती। ऋषभ ने कहा, मेरा दिल कहता है कि मेरी रिया मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन मैं जैसे ही आकाश के बारे में सोचता हूँ मेरा खून खौल जाता है। अपना ये छोटा सा परिवार मेरे जीने की धुरी बन गया है।
तुम मेरी जिंदगी में वो सब खुशियां लेकर आई हो रिया, जिसका मैं सपना देखता था। तुमसे धोखा मिलेगा ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन समिधा की कही बातें मेरे कानों में गूंज रही हैं। मैं क्या करूं? इतना कहकर ऋषभ छोटे बच्चे की तरह फपक फपक कर रोने लगा। रिया ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, ऋषभ, कल टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, क्योंकि सच क्या है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। रही बात आकाश की, तो जब मुझे उसकी असलियत पता चली, मैंने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कल जब वो अचानक सामने आया तो मुझे पक्का विश्वास हो गया उसके इरादे ठीक नहीं हैं। आकाश ने मुझसे क्या कहा या उसकी क्या मंशा है, से ज्यादा जरूरी ये है कि मैंने उसकी बात का क्या जवाब दिया। अगर कोई भी ये प्रूफ कर दे कि वो और मैं मिलकर ये कर रहे हैं, तो मैं अपने इस अजन्मे बच्चे का चेहरा कभी ना देख पाऊं। ये कहते कहते रिया की आवाज भर्रा गई। ऋषभ ने उसे कसकर गले लगा लिया। रिया ने खुद को अलग करके कहा, ऋषभ, मैंने आपको सच्चाई बताई है, क्योंकि आपने मुझे सच सच सब पूछा, लेकिन मैंने आपको अभी तक माफ नहीं किया है। रिया की बात सुनकर ऋषभ ने सर झुका लिया। धीरे से बोला, रिया, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। रिया ने कहा, गलत। आपको पूरा अधिकार है किसी भी बात के लिए मुझ पर शक करने का। पति हो ना आप मेरे, इसलिए इस पति पत्नी के रिश्ते से पहले हम दोस्त भी हैं। आपको शक था, मुझसे पूछ लेते आकर कि मेरे मन में ये संशय है रिया। जब तक हम टेस्ट नहीं करवाएंगे मुझे बेचैनी रहेगी। मैं आपके सुकून के लिए खुशी खुशी आपके साथ जाकर टेस्ट करवा आती, पर आपने तो मुझे कुछ पूछे बिना ही मुजरिम मान लिया। क्यों हमेशा एक औरत को ही स्त्री होने की कीमत चुकानी पड़ती है? जब संविधा ने मुझ पर ऐसे आरोप लगाए, कहाँ था आपका पति धर्म? कहाँ था मेरा दोस्त? कहाँ था वो इंसान जिसने कहा था, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा? आप मेरे पीठ पीछे यदि कोई कुछ कह रहा है तो उस पर भरोसा करके मेरे चरित्र का प्रमाण पत्र मांगोगे। मैं सीता नहीं हूँ जो अग्नि परीक्षा देकर आपके पास आऊंगी। मैं इतनी महान नहीं हूँ, साधारण सी लड़की हूँ जिसने अपने पति से सिर्फ एक चीज हमेशा मांगी थी, आपका भरोसा। आपको लगता है कि आपकी दौलत के लिए आपसे रिश्ता जोड़ूंगी? छी ऋषभ, शर्म आती है मुझे आपकी सोच पर। आपको शायद पता नहीं है, आज की तारीख में मेरे पापा के पास भी कम पैसे नहीं हैं। जब मैंने उनसे अपने हिस्से का प्यार नहीं मांगा तो उनकी दौलत में क्या हिस्सा मांगूंगी, जबकि वहाँ तो कानूनी हक है मेरा। मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अपनी माँ और छोटी बहन को जीवन के संघर्षों से बाहर निकालना चाहती थी। पर आपसे शादी करके जब मैंने देखा कि आपका सपना ये है कि आपकी पत्नी घर में रहे, मैंने कभी आपको ये भी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं क्या चाहती हूँ। आपके परिवार भैया की खुशी के लिए मैं मुंबई से यहाँ आ गई, और क्या मिला मुझे बदले में? ऋषभ, कल रिपोर्ट आ जाएगी, आपको और आपकी समिधा को मेरे चरित्र का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। लेकिन एक प्रश्न आज मैं आपसे करती हूँ, मुझे तो अग्नि परीक्षा लेने के लिए कह सकते हो, पर क्या आप राम हो कि आपने अपनी मर्यादा निभाई है? कल जो समिधा और आपके बीच हुआ, भले ही वो क्षणिक आवेश में था, आपका पुराना प्यार जाग गया था, क्या वो सही था? अगर समिधा की जगह मैं ये सब आकाश के साथ करके आई होती, या आकाश ने मुझे गले लगाकर अपने प्यार के निशान मेरे गालों पर छोड़े होते, माफ कर देते आप मुझे? जवाब है ऋषभ आपके पास। शादी के पहले आपके और समिधा के बीच जो भी रहा, या मेरे और आकाश के बीच जो भी रहा, उसे स्वाहा करके ही हमने ये रिश्ता जोड़ा था ना। मैं आपके सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ और कहती हूँ, शादी के बाद और शादी से पहले भी आपके अलावा मेरा किसी पुरुष से कोई शारीरिक रिश्ता नहीं रहा है। आज मैं भी आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप भी ये अग्नि परीक्षा दीजिए और सिद्ध करिए कि आपको इस शादी के बाद किसी स्त्री ने छुआ नहीं है। रिया की बातें सुनकर ऋषभ की नज़र शर्म से झुक गई। उसने इस बात की गहराई को सिर्फ अपने नज़रिए से देखा था और एक बार भी विचार नहीं किया था कि उसके क्षणिक आवेश का उसके और रिया के रिश्ते पर इतना गहरा असर पड़ सकता है। वो शर्मिंदा होकर सिर्फ इतना ही कह पाया, रिया, मैं तुम्हारी अग्नि परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। मैंने बहुत बड़ी गलती की है,
तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुंचाकर रिया ने गुस्से से कहा। ऋषभ, कुछ गलतियां जीवन बदल देती हैं। एक स्त्री सब सह सकती है, बस अपने चरित्र पर कीचड़ उछलता नहीं देख सकती। समिधा ने जब ये किया, आप उसके साथ थे। होती चाहे मैं गलत भी, आप अकेले में मेरा गला दबाकर मार देते। उसके सामने मेरे चरित्र को यूं शर्मिंदा ना करवाते कि अपना रिश्ता इतना कमजोर है कि किसी एक समिधा के आरोप से हिल जाए। यदि ऐसा है तो नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता। और हाँ, आपकी संविधा ने जो संदीप भैया पर आरोप लगाए हैं, झूठे हैं। जिस हॉस्पिटल में उसकी दोस्त डॉक्टर अदिति काम करती है और जहां वो मुझे आज भेजना चाह रही थी, वहीं पर मेरी भी एक दोस्त काम करती है। उससे रिक्वेस्ट करके मैंने अदिति के कंप्यूटर से संदीप भैया की ओरिजिनल रिपोर्ट मंगवाई है। ये वो रिपोर्ट है, आप खुद देख सकते हैं कि संदीप भैया को अभी तक तो कोई ऐसी तकलीफ है नहीं, आगे कर दी जाए तो पता नहीं। रिया की बातें सुनकर ऋषभ बहुत ग्लानि महसूस कर रहा था। उसे समिधा जो संदीप के साथ कर रही है, उसके बारे में सुनकर भी अफसोस हो रहा था। साथ ही ये बुरा भी लग रहा था कि कैसे उसने समिधा की बातों में आकर रिया पर शक किया। उसे कल रात में नीचे आकर रिया को सब सच बता देना चाहिए था। ऋषभ को पश्चाताप करते देखकर रिया का मन भी थोड़ा नरम पड़ गया था, क्योंकि ये ऋषभ की पहली गलती थी। रिया इस रिश्ते को मन से निभाना चाहती थी। ऋषभ की इस बेवकूफ़ी पर वो अगर उसका साथ छोड़ देती तो ये समिधा जैसे लोगों की जीत होती। उसे गीता जी की कही बातें आज सही लगी, इसलिए वो ऋषभ को फिर से एक मौका देना चाहती थी। इतने में बेडरूम के गेट पर नॉक हुआ। समिधा इतराते हुए अंदर आई। उसे देखते ही रिया का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ऋषभ ने समिधा को देखकर कहा, तुम यहाँ कैसे? समिधा ने ऋषभ की तरफ देखकर कहा, क्यों, क्या अभी मेरे अंदर आने पर पाबंदी है? ऋषभ ने कहा, ये मेरा और रिया का बेडरूम है। आप भले घर की सदस्य हैं, लेकिन मुझे भी आपका इस तरह मेरे बेडरूम में आना पसंद नहीं। समिधा ने गुस्से से कहा, ओह, वैसे मैं तो रिया के ही हालचाल पूछने आई थी। रिया को समिधा की ड्रामेबाजी देखकर गुस्सा आने लगा। उसने कहा, भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी चिंता करने के लिए मेरे पति हैं। आप बार बार यहाँ आकर ज़्यादा परेशान मत होइए। मुझे वैसे भी रिश्तों में थोड़ी दूरी और गरिमा पसंद है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इफ यस देन लीव माई बेडरूम प्लीज। ऋषभ और मैं नीचे आकर आपसे बात करते हैं, आप हॉल में वेट करिए। रिया की बात सुनकर समिधा ने झूठे आंसू निकालकर ऋषभ की तरफ बेचारगी से देखा और कहा, देख लो ऋषभ, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी पत्नी के हालचाल पूछने आई और मेरा किस तरह अपमान करके बाहर निकाला जा रहा है। ऋषभ ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता। रिया को यदि प्राइवेसी पसंद है तो इसमें गलत क्या है? ये उसका बेडरूम है, वो ही डिसाइड करेगी ना कौन अंदर आ सकता है या नहीं। उसने कल भी यही बात कही थी, आपको ध्यान रखना चाहिए था। समिधा गुस्से में नीचे हॉल में जाकर बैठ गई। रिया ऋषभ के साथ नीचे आई और सोफे पर ऋषभ के साथ ही बैठ गई। समिधा सब देखकर अंदर से जल भुन रही थी। रिया ने कहा, बोलिए भाभी, आप यहाँ तक आई, कुछ काम था क्या? समिधा ने कहा, मैं तो तुम्हारे हाल चाल पूछने आई थी। कैसा रहा चेकअप? क्या कहा डॉक्टर ने? रिया ने कहा, सब ठीक है, और उसके बाद चुपचाप बैठकर एक मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। समिधा कट कर रह गई। ऋषभ अपने मोबाइल में बिजी था। रिया मैगजीन में। कोई भी उससे बात करने में बिलिंग नहीं था। उसने कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। रिया ने खड़े होते हुए कहा, ओके भाभी। समिधा ने ऋषभ की तरफ देखकर कहा, ऋषभ, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, बाहर आओ ना प्लीज। ऋषभ उठकर खड़ा हुआ। रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपको जो कहना है यहीं कह सकती हैं। मेरे और रिया के बीच कुछ अलग नहीं है, आप यहीं पर बोलिए। कल रात को भी जो आपके और मेरे बीच बात हुई वो सब रिया को पता है। कल मैंने आपको जान देने से रोका क्योंकि आप मेरे भाई की पत्नी हैं। कभी किसी भी वक्त मेरी दोस्त रही होंगी, लेकिन अब उन सब से ऊपर एक और बात है कि मैं रिया से बेइंतहा प्यार करता हूँ और इससे कोई बात छुपाना ठीक नहीं समझता। आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं। कल मैंने कहा था
कि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा, उसका सॉल्यूशन मैंने आज दिन में निकाल लिया है। आपने ये शादी मजबूरी में की, अपने पापा की कंपनी बचाने के लिए। संदीप भैया से मैं आपको डिवोर्स दिलवाऊंगा। आपके पापा की कंपनी को हमारी कंपनी सपोर्ट करके मार्केट में संभाल लेगी। आप अपनी नई जिंदगी फिर से शुरू करो। आपको आज के बाद घुट घुट कर जीने की कोई जरूरत नहीं है। समिधा ने चीखते हुए कहा। ऋषभ, तुम्हें कल की कही सब बातें याद हैं? तो ये भी याद होगा कि मैंने कहा था मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं संदीप को डिवोर्स देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और रिया को साथ नहीं देख सकती। मुझे तुम चाहिए हो। तुम्हें भी रिया को छोड़ना होगा। पता नहीं किसका बच्चा पेट में लेकर घूम रही है। समिधा के मुंह से इतनी घटिया बातें सुनकर ऋषभ का भी संयम जवाब दे गया। वो गुस्से से समिधा को थप्पड़ मारने वाला था। इतने में रिया ने उसका उठा हुआ हाथ पकड़कर रोक लिया और उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया। समिधा ने फिर कहना शुरू किया, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात संदीप को बता दूंगी। मैं तो सब कुछ खोने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम भी कभी संदीप से नजरें नहीं मिला पाओगे। सोचो उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत का क्या होगा। सब लोग हंसेंगे तुम्हारे परिवार पर। मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रिया जो इतनी देर से शांति से सब सुन रही थी, अब उसका भी सब्र खत्म हो गया। वो समिधा के पास आई और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोली, हो गई तेरी सारी नौटंकी। तुझे जिसे जो कहना है कह देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुझे एक औरत होकर अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है तो ऋषभ और संदीप भैया को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खड़ी हूँ इनके साथ भी और इस परिवार के साथ भी। देखती हूँ तू क्या कर सकती है। आज तूने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। चैलेंज करती हूँ मैं तुझे कि तू जो कर सकती है करके देख ले। तूने एक गलत कदम उठाया तो देखना मैं फिर क्या करती हूँ। तू मेरे परिवार को शर्मिंदा करेगी, उनकी इज्जत उछालेगी। तू करके देख। उसके 24 घंटे के अंदर तुझे अगर तेरे पूरे परिवार के साथ ये शहर छोड़ के ना जाना पड़ गया तो मेरा भी नाम रिया नहीं। और इसे सिर्फ मेरी धमकी मत समझना, मैं जो कहती हूँ वो करके भी दिखाती हूँ। नाउ लीव। और आज के बाद इस घर में आने की जरूरत नहीं है। रिया ने जोर से वॉचमैन को आवाज दी और कहा कि रमेश दा, आज के बाद ये मैडम इस घर के अंदर नहीं घुसनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। समिधा को वहीं खड़ा छोड़कर रिया ऋषभ का हाथ पकड़कर ऊपर जाने लगी। चलते चलते उसने ऋषभ से कहा, गोलगप्पे कहाँ हैं? ऋषभ ने कहा, अभी लेकर आया। समिधा भी वहां से सीधा अपने घर आ गई। वो अपने रूम में जाकर रोने लगी। उसका इतना अपमान आज तक कभी नहीं हुआ था। रिया का थप्पड़, उसकी धमकी और उसके कहे सभी शब्द समिधा के कानों में गूंज रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कल रात तक सब उसके हाथ में था। ऋषभ भी उसकी सुन रहा था। फिर अचानक से ये सब क्या हो गया? वो रिया से इतना गुस्सा थी कि बस चलता तो उसकी जान ले लेती, लेकिन उसे जल्दबाजी में ऐसा कुछ नहीं करना था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो इस वक्त इस बात को ठंडा होने देगी और वक्त आने पर रिया से बदला लेगी। उधर रिया ने अपने बेडरूम में आकर गीता जी को फोन करके कहा, माँ आज समिधा अभी शाम को यहाँ आई थी। उसने फिर जो भी हुआ सब कुछ उन्हें बताया और कहा, माँ यदि आपकी परमिशन है तो मैं संदीप भैया और पापा को सब सच बता दूं। गीता जी ने कहा, ठीक है रिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आज नहीं तो कल ये बात वैसे भी सबके सामने आने ही वाली है। रिया ने कहा, जी माँ, और फ़ोन रख दिया। फिर संदीप को फ़ोन लगाया। संदीप ने फ़ोन उठाकर कहा, हाँ रिया बोलो। रिया ने कहा, भैया यदि आप फ्री हो तो क्या अभी घर आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। संदीप ने कहा, ओके, मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, पापा के साथ हूँ, आधे घंटे में आ जाऊँगा। रिया ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है भैया, आप एक काम करिए, पापा को भी साथ ले आइए। संदीप ने कहा, ओके, वैसे सब ठीक है ना रिया? रिया ने सिर्फ इतना कहा, जी भैया, फिर फ़ोन रख दिया। इतने में ऋषभ उसके लिए गोलगप्पे लेकर रूम में आया। रिया ने उसके हाथ से प्लेट लिया और कुर्सी पर बैठकर आराम से खाने लगी। ऋषभ ने जब देखा तो उसे हंसी आ गई। उसने कहा, अभी 2 मिनट पहले दुर्गा माँ बनी हुई थी। तुम्हें पता है, आज तुम्हें इस अवतार में देखकर मैं भी डर गया था। मुझे समझ आ गया, आज तुम्हें देखकर तुमसे पंगा लेना बहुत खतरनाक है। तुम तो बैंड बजा देती हो। रिया ने कहा,
दुर्गा भी हूँ, काली भी हूँ और यशोदा भी हूँ। आप नहीं समझोगे। वैसे अभी मैंने संदीप भैया और पापा को यहाँ बुलाया है, वो आधे घंटे में यहाँ आ जाएंगे। पहले हम लोग साथ में खाना खाएंगे, फिर उसके बाद मैं उन्हें सारी बात सच सच बताने वाली हूँ। ऋषभ ने घबरा कर कहा। संदीप भैया और पापा को? रिया ने कहा। हाँ, इसमें गलत क्या है? ऋषभ ने कहा। मैं कैसे नजरें मिला पाऊंगा उसके बाद? प्लीज रिया, ये सब की क्या जरूरत है? आई बेग ऑफ यू, उन्हें मत बताओ। रिया ने कहा। ऋषभ, आपको पता है जीवन में हमारे सामने बहुत सी मुश्किलें आती हैं, हमें उनका सामना हिम्मत से करना चाहिए और कभी भी कुछ भी हो जाए सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आपने जिस दिन पहली बार समिधा को अपनी भाभी के रूप में देखा, उसी दिन अपने भैया को सच बता दिया होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब भी देर नहीं हुई है, इससे पहले समिधा फिर कुछ नया ड्रामा करे, उन्हें सच पता चल जाने दीजिए। ऋषभ ने कुछ सोचकर कहा। तुम्हें भरोसा है कि तुम जो कर रही हो वो सही है? रिया ने कहा। हाँ, पूरा भरोसा है। मैं उन्हें सच बताने के बाद किसी भी प्रकार की गिलानी में नहीं रहूंगी। मैं जानती थी और मैंने उन्हें अंधेरे में रखा। ऋषभ ने कहा। ठीक है रिया, यदि तुम्हें भरोसा है तो मैं चाहे संदीप भैया और पापा का जो भी निर्णय हो तुम्हारे साथ हूँ। रिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे कल सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज रिया। रिया ने कहा। वो देखेंगे, अभी आप मुझे गोलगप्पे पे कंसंट्रेट करने दीजिए। इतना कहकर फिर आराम से खाने लगी। 5 मिनट बाद वो गोलगप्पे फिनिश करके नीचे जाने लगी। ऋषभ ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर रोका और उसे बेखक कर लिया और बोला। प्लीज रिया, माफ कर दो ना। रिया ने कहा। देखेंगे, अभी मेरे पास बहुत काम है। ये कहकर वो बेडरूम से निकलकर स्टडी में चली गई। ऋषभ मुंह लटकाकर वहीं खड़ा रह गया। रिया थोड़ी देर में स्टडी से बाहर आई और ऋषभ से बोली। नीचे हॉल में प्रोजेक्टर कनेक्ट कर दीजिए टीवी के साथ। ऋषभ ने कहा। क्या हुआ, तुम्हें मूवी देखनी है क्या? रिया ने कहा। हाँ। ऋषभ ने मन ही मन सोचा, ये प्रेगनेंसी भी अजीब चीज है, किस वक्त क्या मूड हो जाए समझ ही नहीं आता। यहाँ लाइफ की बैंड बजी हुई है और रिया इतनी कूल होकर मूवी देखना चाह रही है। काश भगवान ने मेरे पुर्जे भी इसके जैसे बनाए होते। रिया ने कहा। लगा रहे हैं ना आप? ऋषभ ने कहा। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ऋषभ ने नीचे जाकर प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर दिया। रिया तब तक किचन में चली गई थी। ऋषभ ने आकर कहा। रिया, प्रोजेक्टर ऑन कर दिया है, आ जाओ मूवी देखते हैं। रिया ने कहा। आप चलिए, मैं आती हूँ। उसने देखा किचन में सब खाना रेडी है। उसने मेड से कहा। अभी संदीप भैया और पापा जी आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ खाना खाएंगे। उनका खाना होने के बाद बर्तन किचन में रखकर घर चली जाना, कल आकर साफ करना। मेड ने कहा। ठीक है मैडम। वो भी घर जल्दी जाने की बात पर खुश हो गई। रिया बाहर हॉल में आकर बैठ गई। ऋषभ भी उसके पास आकर बैठ गया। बोला। बताओ कौन सी मूवी लगा दूं? रिया ने कहा। उसमें अभी वक्त है, पहले संदीप भैया और पापा को आने दीजिए, साथ में खाना खाएंगे, फिर उसके बाद मूवी देखेंगे। ऋषभ ने संशय से कहा। कौन सी मूवी रिया? रिया ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहा। सस्पेंस मूवी है, इंतजार करिए। ऋषभ ने मन में सोचा, जरूर इसके दिमाग में कुछ खुरापात चल रही है। उसने रिया की बटरिंग करते हुए कहा। बताओ ना रिया, क्या है? वो क्या है ना, मेरा दिल बहुत कमजोर है, ज्यादा झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिया ने कहा। अच्छा, तो फिर आपने ये बात दूसरों के झटके देने से पहले क्यों नहीं सोची? हो सकता है मेरा दिल भी कमजोर हो, इतने झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता होता तो। ऋषभ ने रोनी शक्ल बनाकर कहा। पता तो है, गलती हो गई, माफ कर दो ना। रिया ने फिर वही जवाब दिया। देखेंगे। थोड़ी देर में संदीप अपने पापा के साथ घर आ गया। रिया ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। संदीप ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। रिया ने मुस्कुराकर कहा। भैया, खाना तो बिल्कुल रेडी है, मैं अभी लगवा देती हूँ। ऋषभ के पापा भी बोले। हाँ भाई, अब पहले पेट पूजा ही कर ली जाए। दोनों उठकर हाथ धोकर आकर खाने की टेबल पर बैठ गए। रिया ने फटाफट से खाना लगवाया। सब मिलकर आराम से खाना खाने लगे। सिर्फ ऋषभ ही था जिसके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। उसका खाने से ज्यादा ध्यान इस बात में था कि सब सच जानकर संदीप भैया क्या कहेंगे। रिया ने खाने की टेबल पर माहौल को बिल्कुल हल्का बनाकर रखा। सब हंसी मजाक कर रहे थे।
खाना खत्म होने के बाद ऋषभ के साथ दोनों आकर फिर अब हॉल में बैठ गए। वो तीनों जने ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रिया ने मेड को आंखों में इशारा करके बर्तन किचन में रखकर घर जाने के लिए कहा। उसके चले जाने के बाद रिया भी हॉल में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ऋषभ के पापा बोले, अब तुम लोग बातें करो, मैं घर जाता हूँ, गीता मेरा इंतजार कर रही होगी। रिया ने कहा, पापा थोड़ी देर रुकिए ना, मुझे कुछ बात करनी है। संदीप ने भी कहा, हाँ रिया, ये तो बताओ तुमने बुलाया क्यों है। ऋषभ की घबराहट बढ़ने लगी। रिया ये देख करके ऋषभ के पास आकर बैठ गई और उसका हाथ थाम लिया। उसने फिर कहना शुरू किया, पापा भैया बात थोड़ी सीरियस है। एक्चुअली ऋषभ बचपन से एक लड़की से प्यार करते थे। घर का जो माहौल है, उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। वो जब एमबीए करने यूएस गए हुए थे, उन्होंने सोचा आने के बाद उस लड़की के बारे में घर में बता देंगे और पापा मम्मी को शादी के लिए मना लेंगे। दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता भी था, लेकिन इनके इंडिया लौटकर आने से पहले ही उस लड़की ने किसी और से पैसे के लिए शादी कर ली। ऋषभ का दिल टूट गया और वो मुंबई शिफ्ट हो गए। वहाँ मैं इन्हें मिली। उन्हीं दिनों मैं भी किसी को पसंद किया करती थी, लेकिन उस लड़के ने भी किसी पैसे वाली लड़की से शादी करने के लिए मुझे छोड़ दिया। मैं जिस दिन ऋषभ से पहली बार मिली, हम दोनों एक ही दर्द से गुजर रहे थे। धीरे धीरे हम लोगों का रिश्ता मजबूत हुआ और हमने शादी करके अपना परिवार बसा लिया। ऋषभ के पापा यहाँ तक सभी बात बहुत संयम से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा आप दोनों अपने अतीत से बाहर निकले और अपने आज के लिए सोचा। इसे ही मजबूत इंसान की पहचान कहते हैं। और जो जने धोखा देकर चले गए, वो उनका निर्णय था। इससे अब तुम्हें कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। रिया ने कहा, जी पापा, हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। हमारा प्यार, एक दूसरे पर विश्वास हमारे रिश्ते की ताकत है। लेकिन ऋषभ की जिंदगी में जो लड़की थी, वो अब फिर से इनकी लाइफ में लौट कर आना चाह रही है। उसने अपनी सब मर्यादा तोड़कर हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की और ऋषभ को बदनाम करने की भी धमकी दे रही है। कपूर साहब और संदीप दोनों का गुस्सा ये बात सुनकर बहुत बढ़ गया। वे बोले, किसकी हिम्मत है जो मेरे बेटे बहू का रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रही है। रिया ने कहा, पापा भैया, मैं आपको कल से लेकर आज तक जो भी कुछ हुआ वो सुनाना और दिखाना चाहती हूँ। रिया की बात सुनकर ऋषभ उसे आश्चर्य से देखने लगा। रिया ने कल रात में जो डिवाइस ऋषभ को दिया था, वो टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया। उसमें समिधा और ऋषभ के बीच जो भी कल बातें हुई वो प्ले होने लगी। अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनकर ऋषभ खुद बहुत शर्मिंदा हो गया। रिया ने ऑडियो वहीं तक सुनाया जहां तक समिधा ने अपनी जान देने की कोशिश करनी चाहिए थी। उसके आगे की बात सुनवाकर वो ऋषभ को अपने परिवार के आगे शर्मिंदा नहीं करवाना चाह रही थी। ऑडियो सुनकर कपूर साहब और संदीप दोनों शॉक्ड थे। संदीप ने कहा, ये समिधा की आवाज़ है। तो क्या समिधा और ऋषभ ऋषभ की आंखें भर आईं। उसने कहा, भैया मैं जिस दिन इंडिया आया, मुझे आपकी और समिधा की शादी के बारे में पता चला। मैं खुद शॉक्ड था क्योंकि उसने शादी का वादा मुझसे किया था, पर शादी आपसे कर ली थी। मैं क्या कहता उस वक्त, मैं इसलिए यहाँ से मुंबई चला गया था। उस दिन आपने जब बताया आपके और उसके बीच दूरी का कारण ये है कि वो लंदन जाना चाहती है, मुझे लगा यदि अब भी मैं आपकी खुशी के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। रिया के कहने पर सिर्फ इसलिए हम मुंबई से बेंगलोर आए, इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ आने का। मुझे नहीं पता था समिधा ऐसा कुछ करेगी। कल उसने दिन में मुझे आपको सब बातें बता देगी, ये धमकी देकर रात को ऊपर छत पर बुलाया था। वहाँ जो भी बातें हुई वो तो अभी आपने सुन ली। संदीप ने हिम्मत से काम लेते हुए ऋषभ का हाथ थपथपा दिया। रिया ने कहा, संदीप भैया, ये सबसे मुश्किल आपके लिए है। समिधा ने आपके विश्वास को तोड़ा है, आपके मान सम्मान के साथ खेला है। समिधा ने जो इल्ज़ाम आप पर लगाए हैं वो झूठे हैं। आज दिन में मैंने गैलेक्सी हॉस्पिटल में मेरी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करके आपके ओरिजिनल रिपोर्ट्स मंगवा लिए हैं। ये प्रूफ करते हैं कि आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। संदीप ने रिपोर्ट्स रिया के हाथ से लेकर उन्हें अपने पास रख लिया।
रिया ने फिर कहा, और भी कुछ दिखाना है? उसने फिर प्रोजेक्टर पर आज दिन में समिधा के आने के बाद जो भी हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज और अपने डिवाइस की रिकॉर्डिंग चला दी। समिधा के तेवर देखकर कपूर साहब और संदीप दोनों शॉक्ड रह गए। कपूर साहब का खून खौलने लगा। वे बोले, ये लड़की मेरे खानदान की इज्जत उछालेगी, मेरे बेटों की जिंदगी से खेलेगी, मेरे बच्चे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया इसने, इसे तो मैं खुद अपनी शक्ल देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा। रिया ने कहा, पापा, हमारे पास समिधा के खिलाफ सारे सबूत हैं, उसे अभी तक भी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो यदि मीडिया में जाकर सच में कुछ तमाशा करेगी तो हमें भी अपने बचाव में उतरना पड़ेगा। कपूर साहब ने कहा, ये सारे रिकॉर्डिंग की एक सीडी बनवाकर मेरे ऑफिस में कल लेकर आ जाना ऋषभ। आगे क्या करना है उसके बारे में मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ। उन्होंने संदीप से पूछा, तुम्हारी क्या राय है बेटा? संदीप ने कहा, पापा, अभी तक मेरे और समिधा के बीच जो भी दूरियां रही हैं उसका कारण मैं ये मानता रहा कि मैं उसे लंदन नहीं ले जा पा रहा, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है, पर अब तो कारण साफ है। फिर संदीप ने रिया और ऋषभ से कहा, आई एम सॉरी, मेरे कारण तुम दोनों को ये सब झेलना पड़ा। रिया ने कहा, नहीं भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो किया भगवान ने किया, हम नहीं चाहते कि वो आपकी जिंदगी के साथ खेलती रहे, इसलिए आपको और पापा को सच बताया। माँ को भी मैं दिन में सब बता चुकी हूँ और उन्हीं से पूछकर आपको यहाँ बुलवाकर सब बातें बताई हैं। कपूर साहब ने रिया के सर पर हाथ रखकर कहा, तूने तो बेटा मेरे घर का मान बचाया है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। अगर वो अचानक से कुछ करती तो हम अपनी इतने साल की कमाई सारी इज्जत खो देते। रिया ने कहा, पापा, एक बात और है। कपूर साहब ने कहा, बोलो बेटा। रिया ने उन्हें आकाश के बारे में भी सब बात बता दी और कहा, आकांक्षा के लिए वो मुनासिब नहीं है, आगे निर्णय आपका है। मुझे आकांक्षा अपनी छोटी बहन की तरह लगती है, इसलिए मैंने ये कहा। ये कहकर रिया चुप हो गई। कपूर साहब ने कहा, ये क्या हो रहा है मेरे तीनों बच्चों के साथ? भगवान किस बात की परीक्षा ले रहे हैं? ऋषभ ने कहा, पापा, आप चिंता मत कीजिए, आकांक्षा से मैं बात करूंगा। अभी संदीप भैया को सब हालातों का सामना करना है और इसके लिए हमें किसी निर्णय पर पहुंचना जरूरी है कि अब आगे क्या किया जाए। ऋषभ की बात सुनकर संदीप की आंखें छलक आईं। उसने कहा, ऋषभ, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे समिधा ऐसा कुछ करेगी सपने में भी नहीं लगा था, पर जो है सो है, अब मुझे इसका सामना करना ही है। पापा, क्या आज मैं यहीं रुक सकता हूँ? मैं अभी समिधा के सामने नहीं जाना चाहता, शायद अपने गुस्से पर काबू ना पा सकूं। कपूर साहब ने कहा, कोई बात नहीं संदीप, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कल हम अपने लॉयर से बात भी करते हैं और समिधा के पिता को बुलाकर उन्हें भी सब बताना है। मैं तुम्हारी माँ से भी बात करता हूँ कि क्या करना है, आगे उसकी क्या राय है। संदीप ने कहा, जी पापा, बस मुझे आज की रात दे दीजिए, खुद को पहले इस बात का यकीन दिला लूं कि जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया है उसने मेरे पीठ पीछे ये सब किया। कपूर साहब वहां से चले गए। रिया ने ऋषभ से आज की रात संदीप भैया के साथ ही नीचे गेस्ट रूम में रुकने को कहा। वो नहीं चाहती थी संदीप भैया इस मनस्थिति में जरा भी कमजोर पड़े। रिया दोनों के लिए दूध का गिलास पकड़ाकर अपने रूम में ऊपर चली गई। रिया के जाने के बाद संदीप भी ऋषभ के साथ गेस्ट रूम में आ गया। संदीप थोड़ी देर अकेले बैठा रहा, फिर आकर बेड पर लेट गया। ऋषभ और संदीप दोनों खामोशी से लेटे थे। ऋषभ ने थोड़ा संकोच से पूछा, भैया, आप मुझसे नाराज हैं क्या? संदीप ने कहा, किस बात के लिए? तेरी इन सब में जब कोई गलती ही नहीं है तो मैं तुझसे किस बात पर नाराज होऊंगा? गलती समिधा की है, तुझे नहीं पता था मैं उससे शादी कर रहा हूँ, वो तो जानती थी तेरे मेरे रिश्ते के बारे में। उसने हम दोनों के साथ खिलवाड़ किया, उसने तो मेरे पुरुष होने पर ही सवाल उठा दिया, इससे ज्यादा वो क्या बुरा करेगी मेरे साथ? लेकिन ये सिर्फ गलती नहीं है, गुनाह है, जिसकी सजा मैं उसे और उसके दोस्त को जरूर दिलवाऊंगा। थोड़ी देर बात करके ऋषभ सो गया, लेकिन संदीप पूरी रात जागता रहा। उसे कल घर जाकर समिधा से मिलना था। अगले दिन सुबह ऋषभ के घर नाश्ता करके संदीप अपने घर निकल गया। हॉल में कपूर साहब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। संदीप ने उन्हें देखा और उनके पास आकर कहा, आपने अभी तक समिधा से कुछ कहा तो नहीं? कपूर साहब ने कहा, नहीं, सिर्फ रात में तुम्हारी माँ ने उसे ये कहलवा दिया था कि तुम ऑफिस के कुछ काम से बाहर गए हो।
कल तक लौटोगे? संदीप ने कहा ठीक है। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। ऊपर समिधा नहाकर आकर तैयार हो रही थी। संदीप ने उसे देखा तो उसके मन का गुस्सा फिर सुलगने लगा। उसने खुद को काबू में किया और अपना बैग रखकर बिना उससे कुछ बात किए बाथरूम में चला गया। जब वो नहाकर आया, समिधा ने रोज की तरह उसके लिए ब्लैक कॉफी और नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। संदीप ने कहा, मुझे भूख नहीं है। समिधा ने इस्माइल करके कहा, कोई बात नहीं, आप नाश्ता ऑफिस जाकर कर लीजिएगा, अब ये कॉफी तो पी लीजिए। संदीप ने कहा, मेरा मन नहीं है। समिधा ने अपनी बाहें उसके गले में डालकर कहा, प्लीज मेरे लिए। संदीप ने एक घूंट में वो कॉफी पी ली। समिधा उसके बाद नीचे चली गई। संदीप ने समिधा की अलमारी खोली और उसमें सब सामान देखने लगा। उसे लॉकर में एक बुक में समिधा और ऋषभ की पुरानी तस्वीरें मिल गईं। वो अलमारी बंद करने लगा तो उसका ध्यान साइड में रखे दवाइयों के पत्तों पर गया। उसने समिधा को कोई दवाई लेते हुए कभी नहीं देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि ये किस चीज़ की दवाइयाँ हैं। उसने उन दवाओं की फ़ोटो क्लिक कर ली और तभी उसका ध्यान वहीं रखे एक फ़ोल्डर पर गया। उसने उसे भी खोलकर देखा तो उसे उसमें समिधा की बनवाई हुई झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स भी मिल गई। उसी फ़ोल्डर में एक डायरी भी थी। संदीप ने उसे भी निकाल लिया। उसने वापस अलमारी बंद की और सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। समिधा इन सब से बेखबर आराम से घर से सच सवर कर अपनी फ्रेंड्स के यहाँ मिलने निकल गई। संदीप, ऋषभ और कपूर साहब जब ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने अपने लॉयर श्रीधर जी को बुलवाया और उन्हें सब बातें बता दी। संदीप जो घर से सब प्रूफ लेकर आया था वो भी वकील साहब को दिखाए। श्रीधर जी का कहना था मेडिकल रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई है। डायरी में डॉक्टर को किए गए सारे पेमेंट का रिकॉर्ड है। ब्लैकमेल करने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है और खुद की जान लेने की कोशिश करके दबाव बनाना, ये सब क्रिमिनल केस में आते हैं। आप चाहें तो बिल्कुल लीगल एक्शन ले सकते हैं। ये मेडिसिन जो आपको अलमारी से मिली हैं, मुझे इनकी डिटेल्स दीजिए, मैं इनका भी पता करके बता देता हूँ। श्रीधर जी ने फ़ोन पर सरकारी अस्पताल के विभाग अध्यक्ष से बात की और उनसे इन दवाइयों की जानकारी मांगी। डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर श्रीधर जी भी शॉक्ड हो गए। उन्होंने फ़ोन रखने के बाद कहा, संदीप बेटा, ये दवाइयाँ शायद आप पर इस्तेमाल की जा रही थीं। इनका सेवन 6 महीने यदि किया जाए तो वो इंसान संतान उत्पन्न करने की क्षमता खो देता है। ये दवाइयाँ बैन हैं। दूसरी दवा महिलाओं के लिए है जो माँ बनना नहीं चाहती। वो ये दवाइयाँ खुद खाती है। कि आपको खाने पीने में ये दवाइयाँ दी जा रही होंगी, इसका शक है। संदीप को समिधा की सुबह कॉफ़ी वाली बात याद आ गई। उसने कहा, हाँ, और शायद आज भी दी गई है। श्रीधर जी ने कहा, तो फिर आप अभी जाकर अपना मेडिकल करवा कर आइए। ये आपके मेडिकल रिपोर्ट में वेरीफाई यदि हो जाता है तो हम उसी वक्त जाकर पुलिस कंप्लेन रजिस्टर्ड करेंगे। ऋषभ और संदीप दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। संदीप का मेडिकल चेकअप हुआ। 2 घंटे बाद रिपोर्ट भी आ गई। ऋषभ और संदीप वापस ऑफिस पहुंचे और कपूर साहब को रिपोर्ट्स की कॉपी दिखाई। रिपोर्ट में साफ आया था कि संदीप को दवाइयां दी जा रही थीं। कपूर साहब ये देखकर बहुत दुखी थे। उन्होंने संदीप से कहा, बेटा, अब आगे क्या करना है? हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप ने शांति से कहा, पापा, समिधा ने जो किया उसका फल तो वो भुगतेगी। अब तक उसने अपनी सब चालें हमारे खिलाफ छुपकर चली हैं। अब मेरा वार करने का वक्त आया है। संदीप ने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा कि समिधा के डैड की फर्म की क्या पोजीशन है, मार्केट में मुझे सारी डिटेल्स ला कर दो। संदीप ने ऋषभ और उसके डैड को ये मैटर उसे हैंडल करने का कहकर इजी किया और कहा, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ जो ऐसे बारों से झुक जाऊँगा। आप कल के न्यूज़पेपर का इंतज़ार करिए। कल समिधा पर मेरा पहला बार होगा। 1 घंटे के अंदर संदीप अपने मैनेजर के साथ समिधा के डैड सेना साहब की कंपनी के मार्केट में गिरवी पड़े सारे शेयर्स खरीद चुका था। उसने अपने मैनेजर से कहा, आज की आज इस कंपनी पर
ताला लग जाना चाहिए। लेकिन वहाँ जो भी जने काम कर रहे हैं उन सब एम्प्लॉयज़ को हमारी कंपनी में सेम पैकेज पर जॉब मिल जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता हम लोगों के इस झगड़े का असर किसी गरीब के परिवारों पर पड़े। अब मीडिया को बुलाओ और मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। इन सब से बेखबर समिधा अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चली गई थी। शाम को वो जब मूवी हॉल से बाहर निकली तो सब फ्रेंड समिधा के साथ शॉपिंग करती रहीं। समिधा को अपने लिए एक डायमंड रिंग बहुत पसंद आई। उसने वो रिंग ले ली, लेकिन जब पेमेंट करने गई तो कार्ड डिक्लाइन हो गया। उसे पहले लगा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण होगा, लेकिन बाद में शॉप के मालिक ने कहा, मैडम आपका कार्ड ब्लॉक किया गया है, आप कैश पेमेंट करके ये रिंग ले सकती हैं। समिधा को अजीब लगा और सब फ्रेंड्स के सामने उसे ये अपनी इंसल्ट लगी। उसने उसी टाइम संदीप को कॉल किया, पर संदीप ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। समिधा ने उसके मैनेजर को फ़ोन किया और गुस्से से बोली, तुम अभी के अभी संदीप से मेरी बात करवाओ, मेरा कार्ड कैसे बंद हुआ है। मैनेजर ने कहा, समिधा जी सर अभी बिजी हैं और आपका कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए उन्होंने ही मुझे कहा था। ये बात सुनकर समिधा आग बबूला हो गई। वो गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। अभी के अभी मेरा कार्ड मुझे शुरू करवा के दो और तुम देखना कल का दिन तुम कपूर कंपनीज में नहीं निकाल पाओगे। तुम्हें पता नहीं है तुमने किसकी इंसल्ट की है। मेरा एक फ़ोन और तुम इस नौकरी से बाहर होगे। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, ओके मैडम, नो प्रॉब्लम। जब सर आपसे बात करें आप मुझे आराम से नौकरी से निकलवा सकती हैं। फ़ोन पर हुई सब बातें समिधा की फ्रेंड्स ने भी सुन ली थीं। वो सब धीमे धीमे एक दूसरे से बातें करने लगीं। समिधा ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और ज्वेलर से कहा, मैं कल ये रिंग इसके नेकलेस के साथ लेकर जाऊंगी, आप तब तक इसे रिजर्व रखिएगा। वो गुस्से में दंदनाती हुई अपनी फ्रेंड्स को छोड़कर मॉल से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने ड्राइवर को फ़ोन किया। ड्राइवर ने फ़ोन उठाया तो समिधा ने कहा, कहाँ मर गए हो तुम? मैं मॉल के फ्रंट गेट पर हूँ, अभी के अभी गाड़ी लेकर आओ। ड्राइवर ने कहा, मैडम मैं तो मैसूर के लिए निकल चुका हूँ, मुझे शाम को सर का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा मुझे अभी अर्जेंट कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर मैसूर जाना है। अब साहब की बात तो मैं टाल नहीं सकता ना। समिधा ने गुस्से से फ़ोन कट कर दिया और घर पर फ़ोन लगाया ताकि वहां से वो दूसरे ड्राइवर को बुला सके, लेकिन घर पर किसी ने भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। वो गुस्से से पागल होने लगी। तभी उसकी फ्रेंड्स का ग्रुप बाहर आया। उन्होंने उसे वहां खड़े देखा तो पूछा, क्या हुआ समिधा, तुम गई नहीं अभी तक, तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है? समिधा ने झूठ कहा, उसे कुछ मेडिकल अर्जेंसी आ गई थी इसलिए वो गाड़ी लेकर चला गया, मैं कैब से निकल जाऊंगी। उसकी फ्रेंड्स ने ओके कहा और वो अपनी गाड़ियों से निकल गईं। कोई और रास्ता बचा ना देकर समिधा ने सच में कैब बुक किया और घर की तरफ निकल गई। रास्ते भर गुस्से में भरी ये सोचती जा रही थी कि संदीप की आज खैर नहीं है, उसके कारण मेरे फ्रेंड्स के सामने कितनी इंसल्ट हुई। तभी उसका फ़ोन बजा। पहले उसे लगा संदीप का ही रिटर्न कॉल होगा, पर बाद में फ़ोन देखा तो पता पड़ा उसके डैड सिन्हा साहब उसे कॉल कर रहे थे। उसने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो डैड, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? दूसरी तरफ से उसके डैड चीखते हुए बोले, पागल लड़की, मैंने तुझे कहा था कुछ भी गलत मत करना, क्या किया है तूने? समिधा ने चौंकते हुए कहा, मैंने क्या गलत किया है डैड? मैं तो दिन भर से बाहर हूँ, आप किस बारे में बोल रहे हैं? उसके डैड ने कहा, अगर तूने कुछ नहीं किया तो संदीप ने मेरी कंपनी के सारे शेयर्स मार्केट में क्यों खरीद लिए? मेरी कंपनी बंद क्यों करवा दी? घाटे में भी चल तो रही थी, आज तेरे कारण ताला पड़ गया है कंपनी को। अब खुद ही बता दे क्या किया है तूने? अपने डैड की बातें सुनकर समिधा जो पहले ही ऑफ मूड में थी गुस्से से भर गई। उसने कहा, डैड मैंने कुछ भी नहीं किया है, नहीं मुझे पता है संदीप ने ऐसा क्यों किया, मुझे घर पहुंचने दीजिए फिर बताती हूँ। समिधा ने कैब वाले को जल्दी गाड़ी चलाने के लिए कहा। वो बहुत कंफ्यूज थी कि ऐसा क्या हो गया, संदीप ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उसके दिमाग में क्लिक हुआ, कहीं इसके पीछे रिया का हाथ तो नहीं है।
हो ना हो जरूर उसी ने कुछ किया है। वो गुस्से में भरी सोचने लगी, यदि इन सब के पीछे उसका हाथ हुआ तो उसे मैं अब छोड़ूंगी नहीं, ना उसे ना उसकी होने वाली औलाद को। समिधा जब घर पहुंची तो उसे गेट पर ही वॉचमैन ने रोक दिया। समिधा ने कहा, ये क्या बदतमीजी है। वॉचमैन ने कहा, साहब के निर्देश हैं, आप अब इस घर के अंदर नहीं घुस सकती। समिधा ने कहा, तुम भूल गए क्या कि मैं कौन हूँ। वॉचमैन ने कहा, आप जो भी हैं मुझे वही आदेश मानने हैं जो साहब ने दिए हैं, और उन्होंने साफ कहा है आपको इस घर में ना घुसने दिया जाए। पीछे से कैब वाले ने चिल्लाकर कहा, ओ मैडम, मेरा हिसाब कर दो, मुझे दूसरी सवारी के लिए जाना है। समिधा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने वॉचमैन से कहा, मुझे अभी तुम 100 रुपये दो, मैं तुम्हें बाद में देती हूँ। वॉचमैन ने चुपचाप से कैब वाले को पैसे दे दिए और कहा, मैडम, ड्राइवर को तो मैंने पैसे दे दिए, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती हो। समिधा वहां से सीधा ऋषभ के बंगले पर पहुंची। वहां भी उसे वॉचमैन ने अंदर नहीं घुसने दिया। वो मन ही मन सुलग रही थी। उसने गेट के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, रिया रिया, हिम्मत है तो बाहर निकल, क्या किया है तूने, क्या कान भरे हैं तूने सबके। रिया ने ऊपर बालकनी से देखा और इंटरकॉम पर वॉचमैन से कहा, प्लीज इन्हें यहाँ से बाहर भेजिए। वॉचमैन ने कहा कि मैडम आप यहाँ से जाइए, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। शर्म, गुस्से और प्रतिशोध की भावना से समिधा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपने डैड को फोन करके उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा। आधे घंटे बाद समिधा के डैड समिधा को वहाँ लेने आए। उन्होंने समिधा से पूछा, क्या हुआ है। समिधा ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डैड, सुबह तक सब ठीक था, संदीप भी आराम से ऑफिस गए थे, आज दिन भर में ऐसा क्या हो गया, मेरा तो दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा। समिधा के डैड ने कहा, ठीक है, तुम एक बार कार में जाकर बैठो, मैं कपूर साहब से या संदीप से बात करने की कोशिश करता हूँ, पर एक बात ध्यान रखना, यदि कुछ तुम्हारा किया हुआ निकल आया तो मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। समिधा ने कहा, डैड, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। आपको तो बल्कि संदीप और उसके मॉम डैड को डांटना चाहिए। मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए उन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। समिधा के डैड उसे कार में बैठाकर कपूर साहब के बंगले पर गए। वहाँ वॉचमैन ने उन्हें अंदर जाने दिया। सिन्हा साहब ने बंगले के अंदर आकर देखा और एक सर्वेंट से पूछा, घर में कोई है अभी। सर्वेंट ने कहा, साहब और मेम साहब तो अभी थोड़ी देर पहले छोटी दीदी के साथ बाहर गए हैं और भैया अभी तक ऑफिस से आए नहीं हैं। सिन्हा साहब वहीं हॉल में बैठ गए और कपूर साहब को फ़ोन लगाया, पर उन्होंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। सिन्हा साहब ने फिर संदीप को फ़ोन किया। संदीप ने 2-4 रिंग जाने के बाद कॉल उठाया और बोला, कहिए, आज आपने मुझे कैसे फ़ोन किया। सिन्हा साहब ने प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारे और समिधा के बीच क्या झगड़ा हुआ है क्या। आज उसे वॉचमैन ने घर में भी नहीं आने दिया। मैं तुम्हारे घर आया हूँ, पर यहाँ कोई था नहीं, तो मैंने फिर तुम्हें फ़ोन करके बात करना मुनासिब समझा। संदीप ने कहा, अच्छा तो आप मेरे घर पर हैं, एक काम करिए, हॉल में टीवी रखा है, ऑन करके देख लीजिए, एक बार न्यूज़ चैनल। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। सिन्हा साहब ने घबराहट में रिमोट से टीवी ऑन किया। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, सिन्हा कंपनी बंद, घाटे में चल रही कंपनी के सारे शेयर्स आज उन्हीं के समधी महेंद्र कपूर की कंपनी ने खरीद लिए। लेकिन कंपनी की स्थिति और घाटों का आकलन करने के बाद कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया गया। अभी अभी कपूर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संदीप कपूर हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने प्रेस मीडिया बुलाकर अपनी कंपनी का स्टेटमेंट जारी किया है कि सिन्हा साहब की कंपनी इतने घाटे में जाने का कारण इंटरनल फ्रॉड्स थे। कंपनी ने अकाउंट्स में बहुत गड़बड़ियां पाई गईं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि सिन्हा ग्रुप एंड कंपनी में जो भी फ्रॉड्स हुए हैं उनकी आंतरिक जांच की जाएगी, और इसके लिए उन्होंने लीगल एक्शन भी लिया है। तब तक के लिए ये कंपनी बंद कर दी गई है। इसलिए एक राहत की खबर ये है कि इस बंद हुई कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को कपूर कंपनीज ने अपने यहाँ पे रोल पर ले लिया है। इससे कंपनी बंद होने का प्रभाव इसके एमडी श्री नीलकंठ सिन्हा को छोड़कर ज़्यादा किसी पर पड़ता नहीं दिख रहा है। और इसी वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है गैलेक्सी हॉस्पिटल से, जहाँ अभी पुलिस ने थोड़ी देर पहले रेड मारकर
डॉक्टर अदिति कश्यप नाम की एक गायनेक को अरेस्ट किया है। उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो पैसे लेकर झूठी रिपोर्ट्स तैयार कर रही थी और उनके पास प्रतिबंधित दवाइयों के भी काफ़ी सैंपल पाए गए हैं। विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिली है कि डॉक्टर अदिति कश्यप द्वारा शहर के एक नामी परिवार की बहू को इन दवाइयों की सप्लाई की गई थी। इन दवाइयों का इस्तेमाल उस नामी परिवार के बेटे के खिलाफ किया जा रहा था। उन्हीं की शिकायत पर आज डॉक्टर अदिति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा गहन पूछताछ पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। सिन्हा साहब न्यूज़ देखकर पसीना पसीना हो गए। वो वहां से उठकर तेज कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ आए और गाड़ी में बैठकर समिधा से पूछा, डॉक्टर अदिति तुम्हारी दोस्त है ना? समिधा ने कहा, हाँ डैड, आप तो जानते हैं उसे बचपन से अपने घर आती जाती तो रही है। आप लेकिन उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सिन्हा साहब ने बंगले से गाड़ी निकाली और फिर समिधा से पूछा, तुमने उससे कोई दवाइयाँ ली थी क्या? समिधा ने थोड़ा घबराकर पूछा, आपको कैसे पता? सिन्हा साहब ने गुस्से से पूछा, यानी तुमने ली थी और वो दवाइयाँ क्या संदीप को देने को ली थी? समिधा ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर बैठी रही। सिन्हा साहब ने गुस्से से कहा, और क्या क्या करतूतें करी हैं? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो। समिधा ने गुस्से से कहा, आपको अदिति वाली बात किसने बताई? उससे मैंने कहा था किसी को कुछ नहीं बताने को। पता नहीं उसने क्यों आपको सब बता दिया। सिन्हा साहब ने अपना माथा ठोकते हुए कहा, पागल लड़की, अदिति को पुलिस ने पकड़ लिया है, न्यूज पर आ रहा है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और तुम्हारी जानकारी के लिए ये बात बता देता हूँ कि उसके खिलाफ ये शिकायत संदीप ने ही दर्ज करवाई है। समिधा ने चौंकते हुए पूछा, व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप डैड? सिन्हा साहब ने कहा, पहले तो मैं सिर्फ फाइनेंशियल लॉस में ही था, पर तूने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। अब समझ आया तुझे संदीप ने घर में क्यों नहीं घुसने दिया। तुझे मैंने उस दिन भी समझाया था कि ऐसा कुछ मत कर जाना कि संदीप का मन तुझसे उठ जाए। अगर ऐसा हुआ तो कपूर खानदान के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद होंगे। समिधा अभी तक शौक में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि संदीप को ये सब कैसे पता चल गया। उसने रिया के बारे में सोचा, पर उसे लगा रिया तो डॉक्टर अदिति के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, उसे कैसे पता चलेगा। सिन्हा साहब अपने घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें पुलिस की गाड़ी नजर आई। वो घबराकर अपनी कार से बाहर निकले और बोले, इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, आपकी बेटी के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। इतने में एक लेडी कांस्टेबल समिधा के पास आकर गाड़ी पर नॉक करके उसे बाहर आने के लिए बोली। समिधा जब बाहर निकली तो सीधा उसे हथकड़ी पहना दी गई। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हथकड़ी पहनाने की? छोड़ो मुझे अभी के अभी। उसने लेडी कांस्टेबल से ज़्यादा छूटने की कोशिश की तो उसने एक खींचकर थप्पड़ समिधा के गाल पर मारा और बोली, चुपचाप सीधी खड़ी रहे, ये अकड़ किसी और को दिखाना। तेरे जैसे क्रिमिनल्स हम रोज देखते हैं। समिधा की आंखों में इस बार सच में आंसू बहने निकले। क्रिमिनल ये वर्ड उसे खुद के लिए जब प्रयोग में लिया गया तो तीर की तरह चुभ रहा था। इतने में एक कार वहां आकर रुकी। उसमें से संदीप बाहर निकल कर आया। उसे देखते ही सिन्हा साहब ने उसके पांव पकड़ लिए और बोले, प्लीज बेटा माफ कर दो समिधा को, ये बेवकूफ़ है, मैं समझाऊंगा इसे। प्लीज इसे पुलिस से अरेस्ट मत करवाओ, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक बार ये बात बाहर गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। संदीप ने सिन्हा साहब को अपने पांव पर से उठाते हुए कहा, सिन्हा साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था। अगर आपकी कंपनी को किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत थी तो मुझे आप सीधा भी आकर कहते, मैं जरूर से अपने बूते में जो भी होता जरूर से करता। ये सब छल कपट की कहाँ जरूरत थी? आपको क्या लगता है समिधा ने जो किया वो माफ़ी के लायक है? सिन्हा साहब ने कहा, बेटा प्लीज, मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ, हम घर में अंदर बैठकर बात करते हैं। दोनों परिवारों की इज्जत की बात है। प्लीज मेरे कहने से इतना उपकार करो बेटा। संदीप ने इशारे से पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ कहा। उन्होंने समिधा के हाथ की हथकड़ी खोल दी।
सब जने सिन्हा साहब के बंगले के अंदर आ गए। संदीप ने कहा, जी सिन्हा साहब कहिए क्या कहना है। सिन्हा साहब ने हाथ जोड़कर कहा, संदीप बेटा प्लीज समिधा को एक चांस दे दीजिए। इसने बहुत बड़ी गलती की है, मैं मानता हूँ, लेकिन जैसी भी है आपकी पत्नी है, माफ कर दीजिए इसे। संदीप ने कहा, आपको पता है समिधा ने किया क्या है? आप जिसके लिए माफी मांग रहे हैं उसके कर्म क्या हैं? संदीप ने समिधा की तरफ देखकर कहा, तुम खुद बोलोगी या मैं बताऊं? समिधा रोते हुए चुप बैठी रही। संदीप ने कहा, सिन्हा साहब आपकी बेटी ऋषभ से प्यार करती थी, आपने जाने क्या फायदा देखकर इसकी शादी मुझसे करवाई। संदीप की बात सुनकर समिधा को एक झटका लगा। वो अब तक भी मन में सोच रही थी कि ऋषभ की बात से मैं संदीप को दबा पाऊंगी, पर यहाँ तो संदीप को पहले ही सब हकीकत का पता चल चुका था। संदीप ने आगे कहा, इसने ऋषभ को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, अपनी फ्रेंड अदिति के साथ मिलकर मेरे झूठे रिपोर्ट तैयार करवाए कि मैं पिता बन पाने में सक्षम नहीं हूँ। इतना ही नहीं, इसने मुझे खाने में दवाइयाँ देनी शुरू की ताकि सच में मैं जीवन में कभी पिता ना बन सकूं। इसने ऋषभ को ब्लैकमेल किया, अपने हाथ की नसें काटने की कोशिश की, उसकी पत्नी के सामने उससे दोबारा रिश्ता जोड़ने के लिए दबाव डाला, और ऋषभ और रिया जब इसके दबाव में नहीं आए तो मेरी झूठी मेडिकल रिपोर्ट मीडिया में दिखाकर, ऋषभ इसकी पुरानी तस्वीरें दिखाकर मेरे परिवार की इज्जत उछालने की धमकियां दी। इतना ही नहीं, इसने अदिति के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि रिया के बच्चे की पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट भी बदल देनी है ताकि ऋषभ रिया से हमेशा के लिए नफरत करने लगे। इसने अदिति को ये सब करने के लिए पैसे भी देने का वादा किया था। इसने अदिति को ये भी कहा था कि एक बार रिया का बच्चा हो जाए तो उसे किसी कचरे के डिब्बे में फेंकवा दिया जाए और रिया को कहा जाए कि उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था ताकि रिया जिंदगी भर दर्द से तड़पती रहे। सिन्हा साहब आप ही बताइए, ये गलतियां हैं या गुनाह, और क्या ये गुनाह माफ़ी के लायक हैं? अगर ये आपकी पत्नी ने आपके साथ किया होता तो आप माफ़ कर देते उन्हें। इसने सिर्फ मेरे साथ बुरा किया होता तो मैं इसे माफ़ कर भी देता, पर ये तो ऋषभ और रिया की भी गुनहगार है, मैं इसे कैसे माफ़ कर दूं? सिन्हा साहब ने सिर झुका लिया। उन्होंने संदीप से कहा, बेटा मेरे पास शब्द नहीं है माफ़ी के लिए। मुझे नहीं पता था कि समिधा ने इतना सब घिनौना प्लान किया है। इसकी शादी मैंने आपसे ज़रूर करवाई थी, सिर्फ इस लालच में आपके शेयर्स कपूर इंडस्ट्रीज में ज़्यादा थे, लेकिन मैंने इसे कभी भी अपनी मर्यादा लांघने या आपके परिवार की इज्जत उछालने जैसे काम करने के लिए नहीं उकसाया। ऋषभ और रिया के साथ भी मेरी कभी कोई दुर्भावना नहीं रही है, और इसने अदिति के साथ मिलकर आपके साथ जो किया वो तो मेरी समझ से भी परे है। मैंने अपना फाइनेंशियल फ़ायदा सोचा था और इसके आगे के जीवन के लिए खुशियाँ चाहिए थीं, पर शायद मेरी परवरिश में ही कमी रह गई। आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, मैं अब आपको रोकूंगा नहीं। आप मुझे या इसे जो भी सजा देना चाहें हमें मंजूर है। संदीप ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर साहब कितने साल की सजा होगी समिधा को? इसके सारे कारनामों का लेखा जोखा तो मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ, प्रूफ सारे जमा करा दिए हैं। डॉक्टर अदिति की गवाही बहुत है इसके गुनाह साबित करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, सारे जुर्म साबित हो जाएं तो कम से कम 7 साल की तो जेल होगी ही होगी। समिधा सोफे पर बैठे हुए पसीना पसीना हो गई थी। उसे अब अपने डैड से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसने उठकर संदीप के पांव पकड़ लिए। प्लीज संदीप माफ़ कर दो मुझे, मैं बहक गई थी। ऋषभ को जब रिया के साथ खुश देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। मैं भी तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती थी, लेकिन तुम फॉरेन ले जाने की जगह मुझे यहीं एडजस्ट होने के लिए कहते रहे। मैं अंदर ही अंदर गुस्से से सुलगती थी। मैंने ऋषभ को छोड़कर तुम्हें चुना था ताकि तुम्हारे साथ एक आरामदायक बंदिशों से मुक्त जिंदगी जी सकूं, लेकिन तुम्हारे माँ पापा के सामने एक अच्छी आदर्श बहू बन बनकर मुझे घुटन होने लगी थी। मेरे हाथ में तुमने पैसा तो बहुत दिया, लेकिन मुझे स्वतंत्रता नहीं थी। ऐसा लगता था हमेशा तुम्हारी माँ की आंखें रडार की तरह मेरे पीछे लगी हैं। मेरे मन में गुस्सा बढ़ता गया। मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वो मुझ पर हमेशा दबाव डालती थी कि मैं बच्चे के लिए सोचूं। मुझे उनकी दखलंदाजी पसंद नहीं आती थी, और फिर जब रिया आई
तो सबका उसके आगे पीछे घूमना, ऋषभ का हमेशा उसका ख्याल रखना, उसकी परवाह करना, मुझे बहुत ईर्ष्या होने लगी थी और उसी गुस्से में मैंने ये सब कर दिया। अपने हाथों अपने जीवन में आग लगा ली। प्लीज ऋषभ, एक चांस दे दो। तुमने तो मुझसे सच्चा प्यार किया था ना, उस प्यार के लिए बस एक चांस दे दो। संदीप ने कुछ सोचकर कहा, ओके, मैं तुम्हें एक चांस दे देता हूँ। ये डिवोर्स पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दो। मैं तुम्हें जेल जाने से बचा लूँगा और वादा करता हूँ सिन्हा साहब की कंपनियों के शेयर्स भी उन्हें लौटा दूंगा। 7 साल की जेल या तलाक, तुम्हें मैंने चॉइस दे दी है। जेल जाओगी तो भी डिवोर्स तो मैं तुमसे फिर भी लेकर रहूंगा। आगे तुम खुद ज्यादा समझदार हो ही। सिन्हा साहब ने संविदा के हाथ में पेन देते हुए कहा, चुपचाप साइन कर दो। संविदा ने भी और कोई चारा न देखकर पेपर्स पर साइन कर दिए। संदीप वो पेपर्स लेकर वहां से निकल गया और अपने वादे के मुताबिक संविदा के अगेंस्ट लिखवाई हुई कंप्लेन वापस ले ली। इधर घर पर आकांक्षा को जब सब बातों का पता पड़ा, वो शॉक्ड थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि संविदा ऐसा भी सब कर सकती है। जब उसे आकाश के बारे में भी सच्चाई पता चली तो वो एकदम चुप हो गई। उसे अपने भाई की कही बातों पर भरोसा था और संदीप के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो कोई रिस्क अपनी लाइफ में लेना नहीं चाहती थी। ऋषभ ने जब घर आकर रिया को सब बताया, उसे भी बहुत दुख हुआ। उसे संदीप और आकांक्षा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आई कि सिन्हा साहब ने रात में अपने घर में ही खुदकुशी कर ली। ये खबर कपूर परिवार के लिए भी बहुत दुखदाई थी, पर संविदा के कारण स्थितियां ऐसी थीं कि अब कोई कुछ कर नहीं सकता था। धीरे धीरे उन लोगों की लाइफ नॉर्मल आने लगी। गीता जी के कहने पर रिया और ऋषभ उनके साथ ही शिफ्ट हो गए। ऋषभ रिया का बहुत ध्यान रखता। घर के हर जने को अब तो बेबी के आने का इंतजार था। फाइनली 2 महीने का समय पलक झपकते ही निकल गया। सबकी जिंदगी नॉर्मल होने लगी थी। रिया ने एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कपूर परिवार में फिर से खुशियां लौट आई थीं। ऋषभ और संदीप तो छोटी गुड़िया के आ जाने से सिर्फ उसी के पास बैठे रहते। संदीप ने ही उसका नाम खुशी रखा। कंपनी की बागडोर कपूर साहब ने पूरी तरह से दोनों बेटों को संभला दी थी। वो भी घर पर अब अपना समय अपनी पोती के साथ बिताना चाहते थे। आकांक्षा की शादी कपूर साहब ने बहुत धूमधाम से अपने एक दोस्त के बेटे से कर दी। वो भी अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। गीता जी के कहने पर रिया भी अब ऋषभ के ऑफिस में फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर काम करने लगी थी। ये उसकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में से एक था। इन सब में बस एक इंसान था जो अब भी टूटा हुआ था। संदीप सबको दिखाने के लिए खुश रहता, लेकिन अंदर से वो अब भी संविदा के धोखे से उबर नहीं पाया था। वो अपना अधिक से अधिक समय ऑफिस में काम करके या घर पहुंचकर खुशी के साथ बिताता। 5 साल का समय बीत चुका था। उसे छोड़कर सभी संविदा को भूल चुके थे। संदीप को सबके साथ रहकर भी एक अकेलापन घेरे रहता। वो सच में सब छोड़कर वापस इंडिया से बाहर चले जाना चाहता था। रिया को कभी कभी इस बात का आभास होता। उसने ऋषभ को भी कई बार इस विषय में कहा, पर ऋषभ का कहना था कि संदीप भैया अब दोबारा शादी करना नहीं चाहते हैं। हम सब ने उनसे इस बारे में बात की है, पर उनका हमेशा एक ही जवाब रहता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब तुम ही बताओ रिया, उसके अलावा मैं क्या करूँ। ऋषभ की बात सुनकर रिया भी चुप हो जाती। कुछ दिनों बाद एक दिन रिया घर पर ही रुकी थी। उसे गीता जी को उनके घुटनों के दर्द के लिए डॉक्टर के पास दिखा कर लाना था। वो दोपहर तक उन्हें दिखाकर घर छोड़कर फिर ऑफिस जाने के लिए निकली। दोपहर का वक्त होने के कारण रास्ते पर भीड़ बहुत ही कम थी। तभी उसका फोन बजा। ऋषभ का कॉल था। रिया ने स्माइल के साथ फोन उठाया और बोली, कहिए पतिदेव, आज इस वक्त आपको हमारी याद कैसे आ गई। ऋषभ ने भी थोड़ा रोमांटिक होकर कहा, हम तो आपको हमेशा ही याद करते रहते हैं, आपके पास ही बस हमारे लिए अब वक्त नहीं है। रिया ने हंसते हुए कहा, अजी आपके लिए तो वक्त ही वक्त है, कहिए क्या काम है। ऋषभ ने कहा, काम तो बहुत है, अभी तो फिलहाल बहुत भूख लगी है, सोचा आज आपके साथ लंच कर लिया जाए। रिया ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे भी भूख तो बहुत लगी है, कहाँ चलें आप बोलो। ऋषभ ने पूछा, तुम अभी कहाँ हो। रिया ने अपना लोकेशन बताया तो ऋषभ ने कहा, गुड, तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, फिर दोनों साथ निकलते हैं।
रिया कार में ही बैठकर ऋषभ का वेट कर रही थी। थोड़ी देर में ऋषभ आया तो दोनों लंच करने के लिए निकल गए। ऋषभ रिया को बहुत प्यारे से रेस्टोरेंट में लेकर आया। वो दोनों आराम से लंच एंजॉय करने लगे। तभी ऋषभ का ध्यान वहाँ रेस्टोरेंट के बाहर एक साइड में गया। उसने रिया को आंख से इशारा करके दिखाया। बाहर समिधा थी, एकदम पुराने से कपड़े, पहले से एकदम दुबली हो चुकी थी। वो वहाँ किसी से बहस कर रही थी। रिया ने ऋषभ से कहा, इफ़ यू डोंट माइंड मैं जाकर देखूं। ऋषभ ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। रिया बाहर आई तो उसे समिधा की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो जिस रेस्टोरेंट में आई थी उसके साइड में एक होटल था। समिधा उसी होटल के मैनेजर से बहस कर रही थी। सर, मैं यहाँ पूरे 3 महीने से काम कर रही हूँ। आप मुझे बिना पेमेंट दिए कैसे निकाल सकते हैं? मेरे घर में मेरी माँ है, मैं क्या करूँगी? आप यदि पेमेंट नहीं देंगे तो मैनेजर ने कहा, तुम्हें हमने बताया था कि तुम्हें यहाँ हर तरह का काम करना पड़ेगा। मैं पिछले कई सप्ताह से तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर चुका हूँ कि तुम्हारा काम हमारे होटल में रुकने वाले कस्टमर्स को खुश करना भी है, पर तुम तो अपनी झूठी अकड़ से बाहर निकलना ही नहीं चाहती हो। तुम्हें नौकरी पर रखकर हमारा क्या फ़ायदा? तुम जब पहले दिन नौकरी मांगने आई तो हाथ पांव जोड़ रही थी कि कैसे भी काम हो दे दो प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है। लेकिन अब देखो, तुम्हें हमें खुश करने के लिए कुछ करना ही नहीं है। जाओ अपना रास्ता देखो और कोई पेमेंट नहीं मिलेगा तुम्हें। समिधा ने रोते हुए कहा, आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकती। मैं उसके अलावा यहाँ का और काम तो देख रही थी ना। आपने रिसेप्शन ड्यूटी के लिए नौकरी दी थी ना, फिर भी रोज मुझे क्लीनिंग वर्क की भी ड्यूटी करवाई। आपने कहा था 8 घंटे की ड्यूटी होगी, मैंने तो हर दिन ईमानदारी से 12 घंटे की ड्यूटी दी है। आप मेरा पेमेंट कर दीजिए प्लीज। मैनेजर ने उसे धक्का मार के गिरा दिया और गुस्से से कहा, जा जा, बड़ी आई मुझसे पैसे मांगने। पैसे चाहिए तो रात को 10 बजे आ जाना, सुबह पूरा पेमेंट करके भेजूंगा। समिधा जमीन से उठी और रोते हुए वहां से जाने लगी। रिया, जो अभी तक सब चुपचाप से देख रही थी, उसने समिधा को पीछे से आवाज दी। समिधा ने मुड़कर देखा। रिया को देखकर शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। वो वहां से तेज कदमों से निकलने लगी। रिया ने उसे फिर से आवाज दी, प्लीज रुको समिधा। समिधा ने रिया की तरफ देखा और उसके कदम रुक गए। वो मन ही मन खुद को तैयार कर रही थी कि अब रिया भी यहाँ सबके सामने उसे जलील करेगी। उसने समिधा के मैनेजर की तरफ देखकर कहा, तुम इनका पेमेंट क्यों नहीं दे रहे? क्या इन्होंने यहाँ काम नहीं किया? तुम इस तरह किसी फीमेल को हैरेस कैसे कर सकते हैं? तुम्हें पता है, यदि मैंने तुम्हारी एक कंप्लेंट कर दी पुलिस में तो जेल के अंदर बैठे नजर आओगे और तुम्हारा ये होटल भी बंद होगा। रिया के तेवर देखकर मैनेजर थोड़ा घबरा गया। वो मैडम मैडम करने लगा। रिया ने जोर से कहा, इनका सारा बकाया पेमेंट करो अभी के अभी। मैनेजर ने अपने वॉलेट से पैसे निकालकर समिधा को दे दिए। रिया ने समिधा से पूछा, पूरा है? समिधा ने धीरे से गर्दन हिलाकर कहा, हम। रिया ने मैनेजर को घूर कर देखा और कहा, इनसे माफ़ी मांग, बदतमीजी से बात करने के लिए और धक्का मारकर गिराने के लिए। मैनेजर ने कहा, इससे मैं यहाँ माफ़ी मांगूं? उसने देखा होटल का सारा स्टाफ इकट्ठा होकर सब तमाशा देख रहा है। रिया ने कहा, हाँ तू माफ़ी मांग, वो भी हाथ जोड़कर। मैनेजर, जो रिया को देखकर बहुत घबरा गया था, उसने समिधा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। रिया ने कहा, ध्यान रखना, कल महिला मोर्चा वाले तेरी कैसी हजामत करते हैं। तू अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है ना। अब तेरा ये होटल भी बंद होगा और होटल में चलने वाले सारे गलत काम भी। मैनेजर ने घबराकर कहा, लेकिन मैंने इसका पेमेंट कर दिया ना, माफ़ी भी मांग ली आपके कहने से, अब क्यों बात बढ़ा रहे हो? रिया ने कहा, बात बढ़ा नहीं रही, आगे से किसी भी औरत के साथ ऐसा करने से पहले तुझे मैं ध्यान आऊं उसके लिए तेरा प्रबंध कर रही हूँ। मैनेजर वहाँ खड़ा देखता रह गया। रिया ने समिधा से कहा, समिधा चलो मेरे साथ। उसने समिधा को एक साइड में ले जाकर कहा, तुम यहाँ कैसी हो? समिधा ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स रिया, तुम्हारी आज की हेल्प के लिए। तुम बिल्कुल नहीं बदली, अब भी उतनी ही कॉन्फिडेंट हो। मैं यहाँ पिछले 3 महीने से काम कर रही थी, बट ये आदमी बहुत चीप है। मैंने वैसे भी सोचा था इस मंथ एंड पर यहाँ का जॉब छोड़ दूँगी। मेरी माँ की तबीयत डैड के जाने के बाद बहुत ख़राब रहती है। वो डैड के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, मेंटली अपसेट हो चुकी हैं। डैड का बिजनेस तो तभी बंद हो गया था
बाद में पता पड़ा घर भी गिरवी रखा हुआ है। डैड के सारे कर्ज चुकाने में जो भी कुछ बचा हुआ था वो भी निकल गया। अब मैं और माँ एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। उन्हें संभालते हुए मैं पिछले कई सालों से जॉब कर रही हूँ। पढ़ाई पर पहले कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, नहीं तो नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ इधर उधर छोटे छोटे जॉब मिल जाते। बेंगलोर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी माँ के कारण, इसलिए। इतना कहते कहते समिधा की आंखें भर आईं। उसने रिया का हाथ पकड़कर कहा, रिया, आई एम रियली सॉरी। जो भी मैंने तुम्हारे ऋषभ और संदीप के साथ किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, पर इन 5 सालों में मुझे ज़िंदगी की हकीकत समझ आ गई है। बहुत बेवकूफ़ थी मैं तब, अपनी अकड़ और नादानियों से सब बर्बाद कर लिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, चलती हूँ। रिया ने कहा, समिधा, वक्त सबको बदल देता है। मैं जो कुछ हुआ सबको भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हूँ। तुम जाओ, आगे बढ़ो, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस फिर से लेकर आओ, ताकि ऐसे लोग फ़ायदा ना उठा सकें। तुम्हारा फ़ोन नंबर दो मुझे। समिधा ने उसे अपना नंबर दे दिया और वो वहाँ से चली गई। रिया ने देखा समिधा में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा था। 5 साल पहले की समिधा की सिर्फ ये परछाई मात्र थी। ना वो सुंदरता, ना वो घमंड, ना वो चंचलता। वक्त और हालातों के संघर्ष ने उसे बिल्कुल बदल दिया था। रिया ने खुद से ही कहा, सच में ना, वक्त कितना कुछ बदल देता है। रिया जब लौट कर ऋषभ के पास आई तो ऋषभ आराम से लंच एंजॉय कर रहा था। रिया ने कहा, ये बढ़िया है, मुझे अकेला छोड़ के आराम से लंच कर रहे हो। एक बार भी बाहर आकर नहीं देखा, क्या हो रहा है? मुझे आपके प्रोटेक्शन की जरूरत होती तो। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, मेरी झांसी की रानी को कब से प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ने लग गई? तुम एक अकेली काफी हो, वैसी 100 समिधा के लिए। अगर किसी से लड़ोगी तो उसकी बैंड बजा के ही आओगी। रिया ने खिलखिलाकर कहा, ये ज्यादा हो गया। वैसे वहाँ मैं समिधा से नहीं, उस साइड वाले होटल के मैनेजर से लड़ रही थी। उसने समिधा के साथ बदतमीजी की थी तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। ऋषभ ने कहा, क्यों उसके पंगों में पड़ना है रिया? वो देख लेगी अपना खुद का कैसे मैनेज करना है। रिया ने ऋषभ को गुस्से से घूरते हुए कहा, वहाँ समिधा की जगह कोई और अनजान लड़की भी होती तो मैं उसके लिए बोलती। बात समिधा की नहीं थी, बात गलत और सही की थी, और मैं गलत होते नहीं देख सकती। ऋषभ ने कहा, गलत लोगों के साथ गलती होता है। एनीवे तुम वो सब छोड़ो, लंच एंजॉय करो। मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लाया हूँ, दूसरों के मसले सुलझाने नहीं। ऋषभ की बात सुनकर रिया चुपचाप खाना खाने लगी। रिया और ऋषभ दोनों लंच करके ऑफिस आ गए। दोनों के बीच प्यारी सी नोकझोंक पूरे रास्ते चलती रही। रिया को ऑफिस छोड़कर ऋषभ एक नए प्रोजेक्ट की साइड विजिट करने के लिए निकल गया। ऑफिस आने के बाद भी रिया के मन में दिन की बातें चल रही थीं। उसने महिला गरिमा संगठन में फ़ोन करके दिन की सारी घटना की जानकारी दी और पुलिस को भी फ़ोन करके आज दिन में जो घटा वो सब बातें बता दी और उन्हें कहा कि सीसीटीवी फुटेज से उन्हें सारे क्लू मिल जाएंगे। रिया अभी ऋषभ की कंपनी में फाइनेंस हेड थी। उसकी टीम में अपर्णा, नीता, सलभ और अतुल थे। ये चारों जने फाइनेंस डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ें संभालते थे। इन सब में रिया और अपर्णा एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक थीं। रिया अपर्णा पर बहुत भरोसा करती थी। ऋषभ की ही कंपनी में रिया की छोटी बहन प्रिया भी इंटर्न की तरह काम कर रही थी। वो अपने एमबीए के लिए यहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग पर आई हुई थी और अपर्णा के अंडर काम कर रही थी। शाम के समय रोज रिया अपनी पूरी टीम को बुलाकर सारी डिटेल्स खुद चेक किया करती थी। ऋषभ और संदीप भी रिया को लगन से काम करते संभालते हुए देखते थे। ऋषभ भी रिया पर बहुत प्राउड फील करता था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।